दो वादे। ट्रेन अपनी गति से उसके गांव की ओर बढ़े चली जा रही थी। रंजना पूरे 13 साल बाद गांव जा रही थी। उसके पिताजी अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद करके सर को बर्थ के पीछे की दीवार से टिका दिया था। 13 साल पुरानी यादें उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। ए सरजू, सुन, तुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। सरजू, उसने सरजू से कहा। बोलो छोटी मालकिन, हमसे का काम है। सरजू, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, जानता है ना तू। सुन, मुझे तुझसे प्यार है। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे बाबा मेरी शादी किसी और से करना चाहते हैं, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वो आदमी एक नंबर का अय्याश और बिगड़ैल है। रंजना ने कहा। छोटी मालकिन, बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आपके एक कहे पर अपनी जान छिड़क देंगे। सरजू ने साहस से कहा। सरजू, मैंने आज शाम की 4:40 वाली ट्रेन से भागने का सोचा हुआ है। तू मेरे साथ भाग चलना, नहीं तो बाबा मेरी जबरन शादी उस आदमी से करवा देंगे। तू अपनी ऊँट गाड़ी तैयार रखना। मैं ठीक 5 बजे तुझे ऊंची टेकड़ी के पीछे बरगद के पेड़ के नीचे मिलूंगी। अरे ऐसे कैसे छोटी मालकिन, ऐसे कैसे भाग चले? हमारी अंटी में एक धोला भी नहीं है, और हम ट्रेन से भाग चले तो हमारी इस ऊँट गाड़ी का क्या होगा? ओ, तू स्टेशन पर ही खड़ी रह जाएगी। सूरज ने चिंता व्यक्त की। तू पैसे की चिंता मत कर, वो सब मैं ले आऊँगी। तू अपने दोस्त हरिया को पहले ही स्टेशन पर भेज देना, ताकि वो तेरी ऊँट गाड़ी को वापस ले आए। मेरे कॉलेज का एक दोस्त और आएगा, जो हमें ट्रेन में ही मिलेगा। बोल, मेरे लिए कर सकता है ये? रंजना ने उसे समझाया। हम तो पहले ही कह चुके हैं, हम आपके खातिर जान भी दे सकते हैं। हम ठीक 5 बजे आपको टेकड़ी के नीचे मिल जाएंगे। आप जाओ और तैयारी करो। सरजू ने कहा। मेरी आखिरी आस तुम ही हो सरजू, बस मुझे उस नरक में जाने से बचा लो। कहते हुए रंजना की आंखें भीग गई। रंजना वहां से भागते हुए चली गई। सरजू उस पीठ तकता रह गया। ठीक 5 बजे सरजू के ऊँट गाड़े में रंजना अपने बैग सहित बैठ चुकी थी। सरजू, डर तो नहीं लग रहा है ना? रंजना ने आशंका से पूछा। नहीं, डर काहे का, अब जब तक साथ हो छोटी मालकिन, हमें किसी का डर नहीं, सरजू ने कहा। और तुम्हारे माई बाबा और तुम्हारी बहन मुनिया, उनका क्या होगा? रंजना ने पूछा। हम माई बाबा और मुनिया को कलुआ के साथ उनके ननिहाल भेज दिए हैं। उनका फिक्र नहीं कीजिए, बस जल्दी से स्टेशन पहुंच जाए। आपके घर पर पता चल गया होगा। आपके चचेरे भाई और मुखिया जी ज़रूर स्टेशन की तरफ आएंगे। उससे पहले हमें ट्रेन पकड़नी है, सरजू ने ऊँट गाड़ी भगाते हुए कहा। सर, स्टेशन आने ही वाला था। रंजना ने सरजू से कहा। सरजू, याद है बचपन में हम दोनों से एक वादा किया था कि ज़िंदगी में एक बार एक दूसरे से कोई एक चीज़ ज़रूर मांगेंगे और सामने वाला मना नहीं करेगा। हाँ छोटी मालकिन, हमें याद है। एक वादा मेरा, एक वादा आपका, सरजू ने कहा। सरजू, आज वो दिन आ गया है। मैं अपना वादा मांग रही हूँ। सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग रही। ट्रेन में मेरा दोस्त आ रहा है, जो शहर में मेरे साथ पढ़ता था। मैं उससे प्रेम करती हूँ और उसके साथ ही भाग रही हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ लाई। मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद मेरे घर वाले तुम्हें बहुत तंग करेंगे, पर तुम कैसे भी उनके अपने आप से बचा लेना। मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने। तुम अपने दोस्त हरिया के साथ यहाँ से बचकर भाग निकलना। और एक बात है, मैं बचपन में तुमसे प्रेम करती थी, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मुझे तुमसे अपना प्रेमी नज़र नहीं आता। मुझे माफ़ कर देना सरजू। रंजना ने
बहुत आत्मग्लानि के साथ कहा, लो छोटी मालकिन, स्टेशन आ गया है। 10 मिनट में ट्रेन आ जाएगी। बस आपको झट से चढ़ा दूंगा। मेरी चिंता मत करना। मेरी मदद के लिए यहाँ हरिया ही नहीं, रामू और चकलू भी आए हैं। पर एक वादा मेरा भी पूरा कर दीजिए। वादा ये कि अपना ख्याल रखेंगी, कभी भी खुद को दुखी नहीं करेंगी और गांव ज़रूर लौटकर आएंगी। वादा कीजिए छोटी मालकिन, सरजू ने कहा। वादा करती हूँ सरजू, वादा करती हूँ तुमसे, रंजना ने भीगी आंखों से कहा। छोटी मालकिन, ट्रेन आ गई है। जल्दी से दौड़कर ट्रेन में चढ़िए। देखिए गांव के रास्ते पर धूल का गुब्बारा उठ रहा है। शायद मुखिया जी और आपके चचेरे भाई लोग आ रहे हैं। सरजू ने रंजना का बैग उठाकर ट्रेन की ओर दौड़ लगाई। रंजना उसके साथ दौड़कर ट्रेन की बोगी तक पहुंच गई। बोगी में से एक हाथ निकला और उसने रंजना का हाथ थाम लिया। सरजू ने जल्दी से बोगी में बैग फेंका और ट्रेन की ओर हाथ हिलाता रह गया। ट्रेन ने रेंगने के बाद गति पकड़ ली। अचानक ट्रेन के पहिए चीख और रंजना की आंखें खुल गई। उसके गांव का स्टेशन आ गया था। वो ट्रेन से उतरी और स्टेशन से बाहर निकल गई। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसे 1-2 टैक्सी और एक ऊंट गाड़ी नज़र आई। उसने पहचाना, ऊंट गाड़ी पर सरजू बैठा था। सरजू, गांव चलोगे? रंजना ने कहा। अरे छोटी मालकिन, आप आइए ना, बैठिए। मैं तो ये ऊंट गाड़ी इसलिए यहाँ लिए खड़ा रहता हूँ, गांव की कोई सवारी आए। सरजू ने आश्चर्य और खुशी से कहा। ये तुम्हारी आँख को क्या हुआ सरजू? रंजना ने आशंकित होते हुए पूछा। रंजना ने देखा सरजू बहुत कमज़ोर हो गया था और शायद कम उम्र में ही बुढ़ापे की तरफ जा रहा था। ये लंबी कहानी है छोटी मालकिन, फिर कभी बताएंगे। आप गाड़ी में बैठिए, नहीं तो अंधेरा गहरा जाएगा। सरजू ने रंजना का बैग गाड़ी में रखते हुए कहा। कुछ देर की खामोशी के बाद रंजना ने पूछा, सरजू, मेरे जाने के बाद क्या हुआ था और तुम हरिया के साथ रामू और चकलू को लेकर क्यों आए थे? कुछ देर की खामोशी के बाद सरजू बोला, छोटी मालकिन, हम हरिया, रामू और चकलू को साथ इसलिए लेकर आए थे क्योंकि हम जानते थे कि आप हमारे साथ नहीं, किसी और के साथ भाग रही थी और वो तीनों हमारी जान की रक्षा करेंगे। अरे, तुम्हें मालूम था? तुम्हें कैसे पता चला? और फिर तुमने ये जानते हुए भी कि हम किसी और के साथ भाग रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में क्यों डाली? रंजना ने चकित होते हुए पूछा। जी, आपने हमको एक लेटर पोस्ट करने के लिए दिया था। वो आपने जल्दबाजी में सही से नहीं चिपकाया था। वो हमने पढ़ लिया था। आप चौंकिए नहीं। मुझे पता है कि आप केवल यही जानती थी कि हम अनपढ़ थे, लेकिन हमारी बहन मुनिया ने हमें पढ़ना सिखा दिया था। पर आपने हमें कहा कि आपको हमारे साथ भागना है तो हम समझ गए थे आप हमसे मदद मांगना चाहती हैं, और हमने आपको भरम में रहने दिया कि हमें कुछ नहीं पता। रहा आपकी मदद की बात, तो आपने कहा था कि आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो हम आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए ऐसी कई जान कुर्बान कर सकते हैं, सरजू ने कहा। लेकिन मेरे लिए क्यों? रंजना ने आहत होते हुए पूछा। क्योंकि हम आपसे प्यार करते थे, सरजू ने एक गहरी सांस के साथ कहा। कुछ देर खामोशी छाई रही। वातावरण में मिट्टी और धुआं का मिला जुला धुंधलका छा रहा था। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? रंजना ने काफ़ी देर बाद सवाल किया। आपकी ट्रेन चल पड़ी थी। हम हरिया, रामू और चकलू वहाँ से सरपट गांव की ओर दौड़ लिए थे, क्योंकि जानते थे कि मुखिया जी और तुम्हारे चचेरे भाई अपने लठलेतों के मुझे मारने आ रहे हैं। हम जल्दी गांव पहुंचना चाहते थे ताकि गांव वाले हमें जान से मार देने से बचा लें, पर हम
गांव से कुछ दूरी पर ही थे कि हमें घेर लिया गया और लाठियों से हमें मारने लगे। हमें बहुत मारा और एक लाठी मेरी आँख पर पड़ी और मेरी आँख फूट गई। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। पूरा गांव इकट्ठा होकर आ गया और हमारी जान बचाई। गांव वालों ने तर्क दिया कि छोटी मालकिन खुद किसी और के साथ भागी है। ये तो अपना पेट पालने के लिए ऊँट गाड़ी चलाता है। इसमें सरजू का कोई कसूर नहीं है। आपके घरवाले हमें छोड़कर चले गए, पर मुखिया जी ने पंचायत बुला ली और ये दलील दी कि मैंने उनकी बेटी को भागने में मदद की है। इससे गांव की नाक कट गई है, इसलिए मेरे ज़मीन मुखिया को सुपुर्द कर दी जाए, क्योंकि गांव की इज्जत का सवाल था और बड़े मालिक से पंचायत डरती थी। इसलिए फैसले बड़े मालिक के हक में हो गया और हमारी ज़मीन मुखिया जी को दे दी गई और हम अपने इसी ऊँट गाड़ी से अपना और अपने परिवार का पेट पालने लगे। सरजू ने सारा किस्सा कह सुनाया। ओह सरजू, हमें माफ़ कर दो। इन सब की जिम्मेदारी में मैं हूँ। मुझे दुख है, मेरे कारण तुम्हारी आँख और खेत दोनों चले गए। रंजना ने बहुत दर्द में कहा। कुछ देर खामोशी रही। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? रंजना ने पूछ लिया। बच्चे छोटी मालकिन, हमारी आँख फूट गई, ज़मीन चली गई तो हमें अपनी बेटी कौन देता? कुछ रिश्ते भी आए, पर बड़े मालिक और आपके चचेरे भाइयों ने उन सब को डरा कर भगा दिया कि अगर अपनी बेटी इससे ब्याह दी तो हम अपनी बेटी के भागने का बदला तुम्हारी बेटी से ले लेंगे। और उसके बाद कोई रिश्ता नहीं आया। हमारे लिए और हमारी बहन भी कुंवारी बैठी है, उसके लिए भी कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। सब पूछते हैं बड़ा भाई कुंवारा क्यों बैठा है, पर हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। हमें कोई मलाल नहीं। छोटी मालकिन, आप खुश और सुखी है ना? सरजू ने मासूमियत से बताया। सरजू, मैं अब तक तो खुश थी, पर आज बहुत दुखी हो गई हूँ। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। रंजना की पलकें भीगी। छोटी मालकिन, गांव आ गया, पर आपको यहीं उतरना होगा। हम बड़े मालिक के सामने कभी नहीं जाते हैं, सरजू ने बताया। सरजू, मैं भी पिताजी को बिना बताए आई हूँ। मुझे माँ से सूचना मिली, पिताजी अंतिम सांसें ले रहे हैं और मुझे बहुत याद कर रहे हैं। सुनो, मैं कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, रंजना ने भावुक होकर कहा। छोटी मालकिन, हमारी बहन के लिए कोई रिश्ता हो तो बता दीजिए। हमारे कारण वो घर में बिन ब्याही बैठी है। आपका बहुत उपकार होगा। सरजू ने मन की व्यवस्था कही। मैं ज़रूर उसकी शादी करवा दूंगी सरजू। अब मैं चलती हूँ, तुमसे फिर मिलूंगी। रंजना मेरे कदमों से खुद को गुनाहगार समझते हुए अपनी हवेली के रास्ते की तरफ मुड़ गई। सुबह सुबह ही हवेली से बुलावा आया था। सरजू को बड़े मालिक ने याद किया था। सरजू के माता पिता बहुत घबराए हुए थे कि अब क्या मुसीबत आने वाली है। पहले ही क्या कम दुख दिए हैं मुखिया जी ने। सरजू अकेले जाना चाहता था, पर हरिया जिद करके उसके साथ हो लिया। हवेली के दालान में मुखिया जी एक बड़े तख्त पर लेटे हुए थे। मरण स्थिति में मुखिया बड़े दीनदयानी लग रहे थे। चाकर उनके आसपास सेवा के लिए तैनात थे। बड़ी मालकिन उन्हें हाथ पांव झिला रही थी। रंजना मुखिया जी के पायताने बैठी थी। सरजू मुखिया जी से थोड़ी दूर खड़ा होकर उन्हें प्रणाम करके ज़मीन पर उखड़ू बैठ गया। मुखिया जी के ने इशारे से चाकर को कहा। चाकर ने एक कुर्सी वहाँ रख दी। सरजू, कुर्सी पर बैठो। हम अपने किए के लिए माफ़ी मांगते हैं। तुम्हारे कारण हमारी रंजू की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई और वो आज अपनी ज़िंदगी में खुशहाल है। रंजू के जाने के बाद
हमें पता चल गया था कि जिससे रंजू का रिश्ता किया था वो एक नंबर का अय्याश और बदतमीज़ आदमी है। अपनी अय्याशी के कारण आज उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। हम तुम्हारे आभारी हैं, हमें माफ़ कर दो। मुखिया जी ने पश्चाताप के आंसू बहाए। सरजू ने खड़े होकर मुखिया जी के पांव पकड़ लिए। नहीं बड़े मालिक, आप तो हमारे माई बाप हैं, अन्नदाता हैं। हम तो बस अपनी मित्रता का फर्ज निभाए थे। मुखिया जी की आंखों से आंसुधारा बह निकली। उन्हें मन में सरजू को दी गई सजा के लिए बहुत दर्द था। सरजू, पिताजी अपने किए के वो बदल तो नहीं सकते, बीता वक्त लौटा नहीं जा सकता, पर उनके परिणामों को वर्तमान में सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। पिताजी ने जितनी तुम्हारी ज़मीन छीनी थी उससे दुगनी ज़मीन तुम्हारे नाम कर रहे हैं, और पिताजी ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने का निर्णय लिया है। वो चाहते हैं कि उनकी आंख तुम्हारी आंख में लगाई जाए। इसका सारा इंतज़ाम मैं कर दूंगी। रंजना ने अपने पिता की मृत्यु का सोचते हुए नम आंखों से बताया। सरजू मुखिया जी के पाँवों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। बड़ी मालकिन भी सुबकने लगी। माहौल एक अजीब मुर्दानी में बदल गया। कुछ देर बाद जब वो संयप्त हुआ तो बोला, छोटी मालकिन, हमें आपसे बात करनी है। और सरजू उठकर वहाँ से दूर चला गया। रंजना उसके पास गई, बोली, क्या बात है? छोटी मालकिन, ज़मीन तो ठीक है, पर बड़े मालिक की आँख हमें लगवाई तो ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा। सरजू ने सकुचाते हुए कहा। सरजू, उनकी देह के साथ आंखें भी राख हो जानी हैं। इससे अच्छा है कि उनकी आँख से तुम फिर से सुहाखे हो जाओ। मैं तुम्हारी एक आँख में अपने सखा और दूसरी आँख में पिता की दृष्टि देख पाऊँ। सरजू, सकुचाते हो मत, मना मत करना। ऐसे करने से मेरे पिता और मेरे दोनों का प्रायश्चित हो जाएगा और हमारे पाप कुछ कम होंगे। मैं चाहती हूँ मेरे पिता ना तो कम से कम उनकी आँख तो जिंदा रहे। इसलिए तुम्हारे इनकार पर भी मैं और मेरे पिता मानने वाले नहीं हैं। कहकर रंजना वहाँ से चली गई। मुखिया जी को गए हुए 1.25 महीना हो गया था। सरजू की फूटी आँख में मुखिया जी की आँख आज भी जिंदा थी। आज रंजना वापस शहर लौट रही थी। हालांकि उसके पति और बच्चे ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहे थे, पर रंजना ने सरजू के ऊँट गाड़ी में ही स्टेशन जाने का बोल दिया था। स्टेशन पर ट्रेन आने में समय था। सरजू एक तरफ खड़ा था। अचानक न जाने रंजना को क्या सूझा। उसने भागकर आगे बढ़कर सरजू के पांव पकड़ लिए। सरजू अचकचाया। छोटी मालकिन, ये क्या कर रही हैं? हमें पाप का भागी ना बनाइए, उठिए। सरजू, हम अपने सखा और अपने पिता के पांव छू रहे हैं। हमें आशीर्वाद दो कि हम जिंदगी में कभी कोई गलत काम ना करें। हमारे सर पर अपना हाथ रख दो। रंजना की आंखें भीग गईं। अन्यास ही सरजू की दोनों आंखों से 2 आंसुधारा बह निकली और सरजू के हाथ रंजना के सर पर आशीर्वाद मुद्रा में जा लगे। सरजू की आंख से बहते आंसू रंजना के हाथ पर जा गिरे। माहौल बहुत भावुक हो चला था। रंजना उठ खड़ी हुई। उसने आंख पोंछते हुए अपने पति से कहा, सरजू की बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखना होगा। मैंने इससे वादा किया है, 1 नहीं 2 रिश्ते देखने होंगे। दोनों भाई बहनों की एक ही मंडप में शादी करवा देंगे। ये कहते हुए रंजना का पति सूरज सरजू के गले लग गया। ट्रेन स्टेशन छोड़ रही थी और सरजू ट्रेन के आंखों से ओझल होने तक लगातार हाथ हिला रहा था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी
लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।